शादीशुदा से रिश्ता पार्ट 2। कल मैंने इसकी पहली पार्ट की कहानी आपको सुनाई थी। आप जो स्क्रीन में ये आंटियां देख रहे हैं ना, आप इनसे बेहद नफरत करते हैं। मैं भी मानती हूँ, कभी मैं भी किया करती थी। बट यकीन मानिए, जब आपको लगता है ना कि इन्होंने जिंदगी भर उखाड़ा क्या है, खाली बैठ करके बिचिंग ही तो की है। यकीन मानिए, ये औरतें बहुत बहादुर होती हैं। इन्होंने जो अपनी जिंदगी में सहा होता है ना, उसकी कल्पना भी आज के बच्चे नहीं कर सकते। अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट हुआ। कल की कहानी जैसे मैंने आपको बताई थी कि आंटी की डिलीवरी में कोई नहीं आया, पर डिलीवरी के 2 दिन बाद मदर इन लॉ घर पहुंच गई। जिस मदर इन लॉ के पास टाइम नहीं था, जिस मदर इन लॉ की तबीयत खराब चल रही थी, जिसको बुखार हो रहा था, वो अचानक से 2 दिन बाद आ गई। और जब वो 2 दिन बाद आ गई तो उसका रवैया इस तरीके से था कि उसने आंटी को तीसरे दिन से काम करवाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मैं ये जिस घर की कहानी सुना रही हूँ ना, ये किसी भी साइड से अनपढ़ या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली नहीं थी। ये एक अच्छी खासे पढ़े लिखे लोगों का घर था। आंटी की सास अपने पहले पोते को देखने के लिए खाली हाथ पहुंच गई। जी हाँ, हम शायद देसी गांव के होंगे। हमारे यहाँ गुदड़ियां बनाने का बड़ा रिवाज है। छोटे छोटे बच्चों के लिए पुरानी सूती साड़ी की गुदड़ियां बनाई जाती है। लेकिन ये औरतें जो ना पूरी मॉडर्न है ना ही पूरी गांव की हैं, खाली हाथ उठ के चली आई। इतना ही नहीं दोस्तों, एक गांव से उठी औरत जिसको शहर में एक आदमी नौकरी वाला मिल गया, किस्मत से उसने अपने पति को कैसे भी मैनिपुलेट करके, कैसे भी टिकड़म पिकड़म बिठा करके अपने अंगूठे के नीचे दबा दिया। ये अपने आप को शहर का समझ। चलो सीधे मुंह यही कह लेते हैं कि कुछ औरतें वाकई में बहुत किस्मत वाली होती है, जो आदमी और बेटा दोनों को अंगूठे के नीचे रख लेती हैं। आंटी की मदर इन लॉ ने 3 दिन के बच्चे को हाथ में कभी नहीं उठाया, नहलाया नहीं, तेल तक नहीं लगाया, गोदी भी नहीं उठाया। क्यों, मैं समझ नहीं पाई। जब पहली बार एक 22-23 साल की लड़की अपने छोटे से नवजात बच्चे को, 6 दिन के बच्चे को नहलाने की बारी आई, सास ने अपना सर पकड़ लिया और वो बिस्तरे में चली गई। आंटी बहुत रोई थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं भी अगर ये फिसल गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। पता है उस दिन आंटी ने क्या किया? उस दिन आंटी ने अपनी एक सूती साड़ी में अपने बच्चे को अपने कंधे और कमर से बांध करके बाथरूम में टप की तरह बैठ गई और अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाला, बच्चे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाला और उसको नहलाया। अपने 6 दिन के बच्चे को दूध पिला करके आंटी पूरे घर का काम करती थी। हमारे यहाँ कम से कम कुछ दिन औरतों को आराम करने के लिए तो मिलता है। दोनों माँ बेटा टीवी वाले कमरे में बैठ के पूरा पूरा दिन टीवी देखते थे। आंटी बच्चे को कभी किचन के सेल्फ में लिटा करके, कभी अपने साइड में लिटा करके काम किया करती थी। आपको ना ये बात सुन के बहुत गुस्सा आएगा। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा कुकी आंटी, आपकी मदर इन लॉ ने, छोटे बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, क्यों नहीं हाथ लगाया? आंटी ने कहा कि बहुत टाइम बाद उसने मुझे बताया कि तेरा बेटा काला पैदा हुआ है। बात सुन के मुझे हंसी तो बहुत आई, क्योंकि जिसका खुद का बेटा सांवला है, वो मेरे बेटे को काला कह रही है। बाप पे गया है वो तो, आपके बेटे पे गया है। मन में तो बहुत था, लेकिन मैं बोलना नहीं जानती थी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता है दोस्तों, आंटी क्यों नहीं जबान खोलती थी? इसका ये मतलब नहीं था कि अगर आप सही हो तो दबो। आंटी अपने मायके से बहुत हारी हुई थी। एक औरत एक बुरे पति से तो हारती ही है, पर उससे ज्यादा उसका दिल टूट जाता है जब उसके मायके से उसको कोई सपोर्ट नहीं होता। एक अच्छे खासे वेल सेटल्ड मायके होने के बावजूद आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता। पूरी डिलीवरी निकल गई, ना माँ बाप का कॉल आया, ना उन्हें कोई लेने आया। और जो दो चालाक लोमड़ियां घर में बैठी थी ना, सुमित अंकल और उनकी माँ, उनको समझ में आ गया था कि इसके मायके से भी इसका कोई लगाव नहीं है, इसके मायके वाले इसको बिल्कुल नहीं पूछते। तो वो और कमजोर कड़ी समझ करके उसे और दबाने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि हम कुछ भी करेंगे तो इसके मायके वाले कुछ नहीं बोलेंगे। 1 महीना होते ही आंटी, उनकी सास और सुमित अंकल गांव के लिए रवाना हो गए। आंटी की सास के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। इस बार ससुराल पहुंचते ही आंटी ने देखा कि उनसे उनका जो बेडरूम था वो छीन लिया गया और कमरा नीचे शिफ्ट कर दिया गया। नीचे जो कमरा था वो बिल्कुल किचन से लगा हुआ था। ये कहकर आंटी को नीचे शिफ्ट कर दिया कि बार बार ऊपर सेवा करने के लिए, ऊपर तेरे को खाना पानी देने कौन आएगा, इसलिए तुझे नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे का जो कमरा था दोस्तों, उसमें ना कोई खिड़की थी, ना कोई झरोका था, ना किसी तरीके का वेंटिलेशन था। वहां आंटी अपने बच्चे के साथ सड़ी गर्मी, अप्रैल मई की गर्मी में किस तरीके से रह रही थी मैं बता भी नहीं सकती थी। इस तड़पती हुई गर्मी में बच्चा दिन रात रोता रहता था।
इससे आगे की कहानी आपको थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ दिनों बाद आंटी के घर में एक लड़की आई, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। आंटी की सास ने कहा कि मेरे दूर के गाँव की भांजी लगती है, ये तुम्हारे पति की भांजी लगेगी। कुछ दिनों के लिए एग्ज़ाम के लिए यहाँ आई है। आंटी का कमरा नीचे किचन के पास हो चुका था जैसे मैंने आपको बताया, पर अंकल ऊपर ही रहते थे। वो कभी नीचे आकर के अपनी बीवी की सुध-बुध भी नहीं लेते थे। कुछ बहुत गलत हो रहा था। वो लड़की ऊपर अंकल के कमरे के बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दी गई थी। और झटके की बात सुनेंगे आप, दोनों के कमरों के बाथरूम एक ही थे। कुछ अजीब हो रहा था। दोनों का खाना खाना साथ, खाना खाने के बाद छत में घूमना साथ, बाहर जाना, घूमना फिरना, कॉलेज के नाम पर, किताबों के नाम पर अंकल का उनको दिन भर लेके घूमना, बहुत अजीब होता जा रहा था। ये चीज अचानक से नहीं हुई थी, ये सास के द्वारा करवाई गई थी। धीरे धीरे कहानियां खुलने लगी, ऐसे ऐसे किस्से सामने आए कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन आंटी की सास को पड़ोसन के घर में कीर्तन में जाना था, तो उनकी किसी भी देख-रेख के लिए वहाँ पे कोई नहीं था। छोटे-मोटे काम, सारे काम आंटी खुद ही किया करती थी। बच्चे की अचानक से तबीयत खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो आंटी ने अंकल को बहुत आवाज़ दी, पर अंकल ने नहीं सुना। आंटी ने बच्चे को उठाया और वो ऊपर कमरे की तरफ चली गईं। पता है दोस्तों क्या हुआ? अंकल और उनकी सो कॉल्ड बहन, बहन बताया गया था, दोनों कमरे में किस कर रहे थे और वो आंटी ने देख लिया। आंटी वहां से निकल ही रही थी तो एकदम से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अंकल जी बाहर आए और आपको पता है घटिया आदमी वो अपनी ही बीवी पे चिल्लाने लगा, उसी लड़की के सामने। सच बताना, औरतों की ये भी एक प्रजाति होती है, शादीशुदा आदमियों के साथ सोना, वो भी भाई बोल करके अपने ही रिश्तों में। ये तो वैसे ही बहुत एक औरत के लिए बहुत खराब था, पर जब पूरा परिवार ही मिल करके एक आदमी को लड़कियां घर में ला रहा है, वो औरत क्या सोचेगी? आंटी नीचे अपने कमरे में जाकर के जोर जोर से रोने लगी। उस घटिया आदमी की हिम्मत देखो कि वो नीचे पलट के आंटी के पास आया भी नहीं, उसने कुछ कुछ बात करने की कोशिश नहीं करी, उसने आंटी को रोता छोड़ दिया। आंटी की सास जैसे ही घर में आई तो उन्होंने अपनी बहू को रोते हुए देखा। बहू ने रोते रोते बताया कि ऊपर ये दोनों ये कर रहे थे। उसकी सास ने बोला कि तू मेरे घर की इज्जत को उछालेगी, तेरी इतनी हिम्मत, खबरदार अगर मेरे बेटे के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी कहा तो। दोनों के दोनों बच्चे मेरे खानदान, मेरे कुल के हैं, हमारे घर का मान है, सम्मान है, वो इस तरीके की नीच हरकत नहीं करते जैसे तुम्हारे घर में चलती है। अब जाहिर सी बात है, एक इंसान एक मानसिक तनाव में इस हद तक गिर चुका है, इस हद तक टूट चुका है कि उसे गुस्सा तो आना ही था। आंटी को गुस्सा आया। आंटी ने अपना बच्चा छोड़ा और ऊपर लड़ने के इरादे से चली गई। आंटी बहुत ही गुस्से में तनमनाई हुई थी। उनके पीछे उनकी सास भागी और सास के पीछे उनके ससुर भागे। ऊपर जाते ही आंटी ने उस लड़की पे झपट्टा मारा। वो बेशरम तब भी उसी के कमरे में पड़ी हुई थी। झपट्टा मारते ही तीनों सास ससुर ने मिल करके, पति ने मिल करके आंटी को उठा करके दूर फेंक दिया उस लड़की से। कहा कि खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो। अंकल ने आंटी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए नीचे ले गए और कहा खबरदार, ये गांव है, यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं, यहाँ तू और मैं नहीं रहते। अगर तूने शोर मचाया, उनकी इज्जत पे थोड़ा सा भी आंच आया तो तुझे आज ही मैं डिवोर्स दे दूंगा। बात बात पे वो आदमी आंटी को डिवोर्स की धमकी देता था। कितने, कहां से, ये वही, ये भी ये ऐसे बच्चे भी माँ ही पैदा करती है ना, माँ ही परवरिश देती है ना। दोपहर से शाम हो गई। नीचे सन्नाटा पड़ा हुआ था। आंटी और उनका बेटा नीचे अपने कमरे में थे और वो चारों ऊपर बैठ के पता नहीं कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। बहुत देर के बाद, शाम अंधेरा हो चुका था, आंटी की सास नीचे आई और कहा कि आज भूख नहीं लगी है, खाना नहीं बनाना है। उनके पीछे से अंकल भी नीचे निकल करके आ गए। अंकल ने आते ही उसी अपनी घटिया अंदाज से आंटी को गले लगाया और अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खाया और बोला, पागल, वो एक छोटी सी गलती थी, मैं वही हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब तू और मैं कभी बहुत खुश रहेंगे, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। और 2 दिन बाद की वहाँ से टिकट वापसी की कटवा दी गई थी। आंटी को भी लगा कि शायद ये एक मिस्टेक हो गई, छोटा बच्चा था, कुछ समझ में नहीं आया आंटी को, और वो खुश हो गई थी कि यहाँ के माहौल से अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आंटी अपने मन को सिर्फ ये सोच करके मना रही थी कि हो सकता है ये गलती हो सकता है ये गलती हो, उन्हें ये नहीं पता था कि ये अंत नहीं, ये एक बहुत ही घटिया सफ़र की शुरुआत होने वाली थी। 2 दिन बाद आंटी और अंकल शहर के लिए निकल पड़े। पता है दोस्तों, यहाँ पे भी घटियापन, मैं आपको जो बारीकियाँ बता रही हूँ ना, ये बारीकियाँ आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला। ट्रेन की टिकट कराई गई। ट्रेन की टिकट में आंटी दूसरी बॉगी में और अंकल 5-6 बॉगी दूर अपनी सीट करवाई थी।
पता है दोस्तों, पूरी रात अकेली उस बॉगी में अनजान लोगों के बीच में 1 महीने का बच्चा लेकर के आंटी बाथरूम अपना रोक के बैठी थी। 12 घंटे की जर्नी की, बच्चे को लेकर टॉयलेट भी नहीं जा सकते, ना ही उसे अकेला छोड़ के जा सकते हैं। पेट में दर्द और आंखों में आंसू। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी, शायद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई रेमेडी, कोई पंडित, कोई ओझा, कोई टैरो कार्ड रीडर, जब दिल इंसान का इतना टूट जाता है ना, तो वो कुछ करना नहीं चाहता। करते वो लोग हैं जिनको लगता है कि उनका साथी भटक गया। वो लोग नहीं कर पाते जिनका साथी जानबूझ के हर एक दिन अपनी पत्नी को मौत देता हो। आंटी धीरे धीरे अंकल के स्वभाव से डिप्रेशन में चलती जा रही थी। कुछ ही महीनों बाद आंटी ने देखा कि अंकल के पास एक अलग तरीके का छोटा सा फ़ोन है। उस फ़ोन के अंदर जो फ़ोन नंबर था वो उनकी उसी बहन जिसके साथ गांव में वो किस कर रहे थे, और वल्गर बातें थी जो आंटी ने पकड़ी। आंटी टूट चुकी थी बुरी तरीके से, ना वो निकल पा रही थी, ना वो किसी से कुछ कह पा रही थी। आदमी की बदतमीज़ियाँ, उसकी हैवानियत बढ़ती जा रही थी, और वहीं दूसरी ओर उनके मायके वालों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब देखो मेरी प्यारी बहनों, एक औरत जिसको आप आंटी कहते हो, जिनका आप मजाक उड़ाते हो, उनके फैशन सेंस का मजाक उड़ाते हो, आप सोचो कि किस मानसिक स्थिति से एक बच्चे की परवरिश हो रही है। कभी फ़ोन का पकड़े जाना, कभी होटल की टिकट पकड़े जाना, कभी रिचार्ज करवाना, और कभी अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र करना। धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें पकड़ी जा रही थी कि अंकल अब बेशर्म हो गए थे। अब वो खुल के करने लगे थे। कहते, मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ जो तेरे से डरूंगा, जो मैं चोरी छुपे कोई चीज़ करूँगा, मैं जो करूँगा सामने करूँगा। अंकल की बेशर्मी बढ़ती जा रही थी। सब तरफ से आंटी टूट चुकी थी। लेकिन बच्चे को तो पालना था ना, कुछ तो करना ही था ना। ऐसे हालातों में औरत अक्सर क्या करती है दोस्तों? क्या लगता है आपको, एक हाउसवाइफ क्या करती है? कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है? अपने भाइयों को बुलवा करके कुछ किसी तरीके का धमकी दिलवाती है? नहीं हो पाता। उस वक्त सिर्फ भगवान का सहारा रहता है। आंटी ने भी वही किया। लोगों से सुन करके, टीवी में देख करके कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, वो एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा, वो एक दिन ठीक हो जाएगा। पराई स्त्री के साथ आदमी ज़्यादा नहीं रहते। लोग सच क्यों नहीं बताते कि जिसको एक पराई स्त्री की आदत पड़ती है, वो उसके जाने के बाद कोई दूसरी पकड़ लेगा। ये तो सिर्फ मानसिक पीड़ा थी। शारीरिक पीड़ा, एक वहशी दरिंदा जिसको एक सुंदर, एक अच्छी बीवी मिल गई, हर रात हर दिन उनका शरीर नोचता था, वो भी बिना प्रोटेक्शन के। बच्चा होगा तो अबॉर्शन करा लेंगे, जैसे कि किसी का शरीर नहीं, शरीर कोई गोदाम हो गया। आंटी इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि अजीब अजीब हरकतें करती थी। उन्होंने आई पिल्स की कितनी टैबलेट्स ले ली थी, जिनके कारण उनके शरीर को बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। वो हर बार इंटरकोर्स के बाद वो गुस्से में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में वो आई पिल खा लेती थी। ऐसे ही कई सारे डोसेस के कारण उनको हैवी ब्लीडिंग हो गई थी। अस्पताल में अकेली पड़ी आंटी, जिनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, हाथ में बच्चा और पेट खाली, क्योंकि खाना देने वाला भी वहाँ कोई नहीं था, कोई आ ही नहीं रहा था, अंकल आ ही नहीं रहे थे खाना देने के लिए। डॉक्टर के बार बार पूछने पर वो एक ही बात बोल रही थी कि वो बाथरूम में फिसल गई। सब जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। ना नौकरी, ना परिवार, ना पूरी पढ़ाई, ना ही किसी तरीके का कोई आर्थिक सहारा, ऊपर से एक बच्चा और एक बेईमान पति। सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने बेईमान पति को देखते हुए, शादी के 1 साल बाद ही जो इंसान पलट गया उसको देखते हुए, ये आंटी अब सब चीज़ से अपने आप को मुक्त कर चुकी थी, क्योंकि ना वो मर सकती थी, ना ही कहीं और जाने का उनके पास उपचार था। पता है, उस वक्त इन प्यारी प्यारी आंटियों ने उन आंटी के साथ उठ बैठ करके उनका मन बहलाया। ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं आंटियाँ। कभी सीढ़ियों में बैठ करके, कभी कीर्तनों में मिल करके, कभी गार्डन में बैठ करके, बस स्टॉप में खड़े हो करके बस एक दूसरे से जो बातें कर लेती हैं ना, उसके बाद पूरा अपना एंजाइटी और डिप्रेशन निकाल करके, सब कुछ भूल भाल करके घर में आके खाना बनाना शुरू कर देती हैं, जिसको जैसे उन्होंने उन्हीं के हवाले छोड़ दिया। मैं आपको पहले बता दूं, इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये सब मिथ है।
किसी भी तरीके का टोना टोटका रेमेडी, जब पूरी तरीके से दिल टूट जाता है ना, तो औरत ये सब करने पे विश्वास नहीं रखती, वो उनको उनके कर्मों के हिसाब से ही छोड़ देती है। आज भी परिस्थिति वैसी ही है, कुछ नहीं बदला। हाँ, एक इंसान अब बुढ़ापे के, अपने हाथ पैर टूटने के बाद अगर अपनी पत्नी के पास वापस आएगा तो वो वापस आना नहीं है। ऐसी ही अगर कोई कहानी आपके पास है, आपको लगता है कि आपकी कहानी भी लोगों के सामने आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी कहानी भेजिए।